Hello everyone, this is Sasank Singh and welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning. Friends, today we are going to telling about you an important topic of economics class 10 chapter number 3rd. जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग मुद्रा और साख मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी अध्याय की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप सभी आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आर्थिक विकास की समझ क्या है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में। आर्थिक विकास की समझ मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। जैसा कि कल मांग जमा के बारे में पढ़ा था, यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम यानी महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक, जैसे लोग कहते नहीं है कि चेक से ही भुगतान कर दो, तो जिस व्यक्ति का अकाउंट बैंक में होता है वह किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से चेक काटता है या खुद की ज़रूरत रहती है तो किसी दूसरे को भेज करके या स्वयं के पैसे निकालने के लिए चेक काट करके पैसे निकालता है या किसी दूसरे को भुगतान करता है। तो यह एक आसानी प्रक्रिया हो जाती है, ज़्यादा इसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। जैसा कि जो चेक होता है उस पे नाम लिखा जाता है, अमाउंट लिखा जाता है और जिस अकाउंट पे को पे करना होता है उसका डिटेल लिखा जाता है। तो इससे इजी ये हो जाता है कि उसको नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है और उसके अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति उस चेक से अपना पैसा ले सकता है। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है तथा इसे एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि चेक के द्वारा हम भुगतान किसी दूसरे को कैसे करते हैं और चेक की एक फ़ोटो भी दिखाई गई है बेहतर समझ के लिए। चेक द्वारा भुगतान। जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है। एक जूते का निर्माता है जिसका नाम है एम सलीम और इसको क्या करना है कि जहाँ से चमड़ा लेकर के आता है जूता बनाने के लिए, उस चमड़ा आपूर्तिकर्ता को जो इनको चमड़ा प्रोवाइड करता है उसको भुगतान करना है। तो इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है क्योंकि सलीम का अकाउंट बैंक में है और उसे चेकबुक भी मिली हुई है। तो इसलिए वह जूता निर्माता यानी सलीम जो चमड़ा आपूर्ति करता है उसके लिए एक विशेष अमाउंट का, जो कि अमाउंट है 57,000 रुपये, 57,000 ओनली, इतने का वो चेक काटता है और आपूर्तिकर्ता को कहता है कि ये चेक ले जा कर के बैंक में जमा कर देना और इससे आपको अमाउंट मिल जाएगा, चाहे खुद वहाँ से कैश ले लेना या इस अमाउंट को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेना। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। अंतरित मतलब ट्रांसफ़र होना, जिसको इंग्लिश में हम लोग ज़्यादातर अंतरित नहीं यूज करते हैं, ट्रांसफ़र ही यूज करते हैं। तो उस चेक के माध्यम से सलीम के अकाउंट से पैसा चमड़ा आपूर्तिकर्ता के अकाउंट में कुछ दिनों में ट्रांसफ़र हो जाता है।
यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि चेक भुगतान के द्वारा कितनी बेनिफिट है। यानी कि सलीम को जाकर के पैसा नहीं निकालना पड़ा बैंक से, जो कि एक टेंशन ये दूर हो गई। कितना बड़ा अमाउंट लेकर के आएगा, कहीं गुम हो गया, किसी ने छीन लिया, तो एक रिस्की काम है। और उसने चेक को काट दिया और उनको भी कैश नहीं निकालना पड़ा। नहीं तो चमड़ा आपूर्ति करता को जब वो कैश देता सलीम, वही कैश वो ले जा करके बैंक में अपने अकाउंट में जमा करता, तो ये एक लंबी प्रोसेस हो जाती। तो चेक के जरिए क्या हुआ कि डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया सलीम के अकाउंट से। तो इससे क्या हमको समझ में आया कि चेक एक ऐसा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो लंबी प्रोसेस है नगद अदायगी वाली, उसको दूर कर दिया। और आज तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, चेक की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो जा रहा है। चेक की यहाँ एक फ़ोटो दी हुई है, जिसमें देखिए लिखा हुआ है हमको पे किसको करना है, दिनांक लिखा हुआ है और कितने रुपए पे करनी है। पेई का यहाँ अकाउंट नंबर लिखा जाता है और यहाँ तो इन वर्ड में अमाउंट लिखते हैं, यहाँ अंकों में लिखा गया है, बैंक का नाम है ये, और जिसका चेक रहता है यानी कि अकाउंट पे ही जो रहता है वहाँ साइन कर देता है। जैसे मिस्टर सलीम, ये देखिए लिखा है मोहम्मद सलीम, और ये चेक नंबर लिखा रहता है कि किस चेक का नंबर काट के उनको दिया गया है, और ये सब बैंक द्वारा प्रयुक्त किए गए कोड हैं। तो चेक में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये सब एक कागज़ पर ही होता है, चेक कागज़ का ही होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चेक में यही बेनिफिट है कि नकद भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अब तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में और इजी हो गया है कि बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चेक में तो बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती भी है, बट अब डिजिटल ट्रांजैक्शन में बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे मुद्रा की आधुनिक समझ लोगों के अंदर कैसी आती जा रही है और लोग कितना डेवलप हो रहे हैं। चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यह भी एक मुद्रा का विनिमय माध्यम है, चाहे वो आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के नाम से जान लीजिए, चाहे वो करेंसी यानी ये चेक के द्वारा जान लीजिए। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। जैसे जो चेक क्रेडिट होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, इसके बदले उनको कोई भी कुछ भी धनराशि एक्स्ट्रा नहीं प्राप्त होती है, और सिर्फ क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि बैंक क्या है, टर्सरी सेक्टर में आती है, सर्विस प्रोवाइड कराने वाले में। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए एटीएम कार्ड्स दिखाए गए हैं, क्रेडिट कार्ड्स दिखाए गए हैं, कोटक बैंक का है ये, और अन्य बैंकों के ये एटीएम कार्ड्स हैं। इनके ज़रिए भी हम पैसे का लेन देन कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि हमको पैसा निकालना है तो कैश मेमो नहीं भरनी है, अपना बैंक एटीएम में गए, वहाँ से जा कर के एटीएम हम लगाते हैं मशीन में और अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, पिन डालते हैं, पैसा निकल आता है। आओ इन पर विचार करें। एक सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपये नकद निकालना चाहते हैं, इसके लिए वह चेक कैसे लिखेंगे? सही उत्तर पर सही निशान लगाएं। जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया सलीम के उदाहरण से, तो अगर उस उदाहरण को ध्यान से आपने पढ़ा है, समझा है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इसमें है,
मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? जैसा कि अभी मैंने बताया ही कि मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, तो इसका भी आंसर लिखिएगा। इन केस नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, यानी कि बैंक लोन भी देती हैं। जैसा कि हम लोगों ने लोन के बारे में सुना होगा, किसी को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, धन की, कोई भी कार्य स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करने के लिए लोगों को राशि की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो क्या गांव में साहूकार हुआ करते थे, उनसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते थे गांव स्तर पर या शहर स्तर पर, उनसे लोन मिल जाता था, ऋण। तो जो एक मध्यम वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग लेते थे, उनको बहुत भारी, यानी कि इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, जिसको कल हमने बताया था कि अर्थशास्त्र की भाषा में सूद, सूद उसी ब्याज को भी कहते हैं, तो देते थे। लेकिन आज अनेक बैंक्स हैं और अनेकानेक बैंक्स की अनेकानेक स्कीम्स हैं। कितने इंटरेस्ट पर, घर बनवाने हैं तो उसके लिए लोन अलग है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए लोन अलग से है, यानी कि जितने भी वर्क हैं ना, उसके लोन अलग अलग हैं और उनका इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी अलग अलग है। तो हम लोगों को ये जानने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि किसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, किसका कम है, किस डिपार्टमेंट के लिए हाई है, किस डिपार्टमेंट के लिए लो है। तो कोई भी काम शुरू करने के पहले उसकी बारीकियों का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। जैसा कि अक्सर मन में ये विचार आते रहते हैं, लोग सोचते भी हैं कि जो पैसा हम जमा करते हैं बैंक में, आखिर उस पैसे का बैंक करती क्या है? तो क्या वो आपका पैसा पूरा का पूरा सिर्फ वैसे ही रखी रहती? ना, आपके द्वारा जमा किए गए उसी पैसे से बैंक जिसको आवश्यकता होती है और ऋण के लिए अप्लाई करता है, उसी को इंटरेस्ट रेट पर दे देती है। इन केस बैंक के पास इतने पैसे होते हैं कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको वही दूसरे के अकाउंट वाला पैसा वो आपको दे देती है और उससे उसका वर्क भी चलता रहता है, आपका भी काम हो जाता है और उसको इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहता है। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं, पूछा जा सकता है कि भारत में बैंक जमा का केवल कितना प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो हम कह सकते हैं 15%। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किया बैंक में, तो 15 रुपये आपका बैंक अपने पास रखेगा, बाकी वही 85 यानी 85 रुपये आपका बैंक जो है वो किसी को लोन के रूप में, कहीं बिजनेस के रूप में लगा देता है। उससे उसको इंटरेस्ट मिलता है और उसी इंटरेस्ट से बैंक भी खुद कमाता है और आपको भी उसी इंटरेस्ट से कुछ ना कुछ अमाउंट देता है। जैसे लोग कहते नहीं कि इतना पैसा मैंने जमा कर दिया है, इसका हमें अब इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगी जितना दिन उसमें जमा रहेगा। तो क्या बैंक अपने घर से देगी ब्याज? नहीं, उसी आपके द्वारा पैसे को किसी और जगह लगा देती है, जहाँ जिसको आवश्यकता होती है उसको इंटरेस्ट पे ऋण दे देती है, लोन दे देती है। तो जो इंटरेस्ट उससे मिलता है लोन लेने वाले से, उसी इंटरेस्ट का कुछ पार्ट अपने लिए बैंक रखती है और उसी में से कुछ पार्ट आपके द्वारा जमा किए हुए धन पर उसका टोटल करके जो भी अमाउंट इंटरेस्ट का बनता है आपको देती है। तो 15% हिस्सा ही बैंक रखती है। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए प्रावधान किया जाता है। यानी कि बैंक ये भी सोच सकती है कि मान लीजिए जिसने जमा किया है वह एक दिन में इस पैसे को, मान लीजिए उसको ज़रूरत पड़े तो एक दिन में उस पैसे को निकाल सकता है, इसलिए वह इतना
अपने पास ही रखती है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वह कलेक्ट करके दे देगी। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वही बात आ गई जो अभी मैंने आपको बताया कि जो पैसा हम लोग जमा करते हैं उसी के एक बहुत बड़े भाग को, क्योंकि मैं अकेले तो जमा नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग लाके पैसा जमा करेंगे, तो टोटल जितना अमाउंट रहता है उसका वो 15% अपने पास रख करके बाकी सारे लोन के लिए इस्तेमाल कर लेती है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की जरूरत है के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक एक मध्यस्थता का काम करता है, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, मैं ले जाके जमा कर दिया, किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो बैंक क्या करेगा, मेरे उसी पैसे को, मेरे पैसे का टोटल अमाउंट जो होगा उसका 15% अपने पास रखेगा, बाकी 85% उसको जितनी आवश्यकता होगी उतना वो ऋण दे देगा एक लिमिट इंटरेस्ट पर। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। जैसे हमने जो पैसा जमा किया बैंक में, हमको तो उस पर कम ब्याज मिलेगा, लेकिन उसी पैसे को जब बैंक किसी दूसरे को ऋण के लोन के रूप में देती है ना, तो उससे ज़्यादा ब्याज लेती है, जिससे कि वो खुद का भी और मेरे का भी ध्यान रखते हुए दोनों अमाउंट बीच में डिवाइड कर देती है। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। वही जो अभी मैंने बताया कि बैंक को आमदनी कहाँ से, बेनिफिट्स, मुनाफा कहाँ से मिलता है, यहीं से प्राप्त होता है कि जो पैसा हमने दिया उसने लोन के रूप में दिया, लोन से जो भी इंटरेस्ट मिला उसमें से आपको भी कुछ दिया, और जो उसके लिए बचा वही हो गया बैंक की आय का प्रमुख स्रोत। अब नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जमाकर्ता और कर्जदार यानी बैंक से रिलेटिव अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इन सभी बताए हुए टॉपिक्स में कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, आप निसंकोच पूछ सकते हैं, क्योंकि IAS पॉइंट का उद्देश्य है कि आप सभी के द्वारा जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया जाए, आपका कोई भी डाउट्स न रहने पाए, ताकि आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए कि IAS पॉइंट यूट्यूब पर UPSC एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, कल हम फिर आपको मिलेंगे नए जोश, नए विचार, नए आइडियाज़, नई उत्तेजना के साथ। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।